मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो हमने जाना था मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन और जीनोटाइप, फिनोटाइप तथा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के विषय में जानने का प्रयास किया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंडल के नियम। तो पहले हम मेंडल के नियम बताने से पहले दोस्तों मेंडल के परिचय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद परिचय हो जाने के बाद हम मेंडल के नियम एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं मेंडल के परिचय के बारे में। तो दोस्तों, इन्होंने अपना प्रयोग एक मटर के पौधे पर पारंपरिक संकरण परीक्षण द्वारा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है क्लासिकल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रारंभ की। दोस्तों, तो जो मेंडल थे दोस्तों, इन्होंने अपना प्रयोग एक मटर के पौधे पर क्लासिकल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रारंभ किए थे फ्रेंड्स। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट 1856 से या 57 भी कहीं कहीं होता है दोस्तों। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट 1856 या 1857 में शुरू की और 1863 तक इनका एक्सपेरिमेंट चलता रहा फ्रेंड्स। तो इन्होंने अपना प्रयोग जो है एक मटर के पौधे पर क्लासिकल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रारंभ की। और इनका जो एक्सपेरिमेंट है, जो ये मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था क्लासिकल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट प्रारंभ किए, शुरू किए। और इनका एक्सपेरिमेंट 1856 या कहीं कहीं 1857 भी दिया रहता है दोस्तों में शुरू की और 1863 तक इनका एक्सपेरिमेंट चलता रहा। उसके बाद हम बात करें 1884 में बिना किसी प्रसिद्धि के, विदाउट एनी पॉपुलैरिटीज, बिना किसी प्रसिद्धि के, इनका नाम फेमस नहीं हुआ दोस्तों, बिना किसी प्रसिद्धि के इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जिसको जाना जाता है किडनी डिजीज या ब्राइट डिजीज के नाम से। अर्थात इनका जो मृत्यु हुआ था वह किडनी या ब्राइट डिजीज के द्वारा हुई थी, जिस वजह से ये प्रसिद्ध नहीं हो पाए। बिना प्रसिद्धि के पहले ही प्रसिद्ध होने से पहले ही इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई दोस्तों। विदाउट एनी पॉपुलैरिटी, अर्थात बिना किसी प्रसिद्धि के ही इनकी मृत्यु हुई। किस सन में, 1884 में, किडनी डिजीज के द्वारा। इसे ब्राइट डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने इनके किए गए कार्यों को रीडिस्कवर्ड किया। रीडिस्कवर्ड का मतलब होता है दोस्तों पुनः अध्ययन किया या पुनः प्राप्त किया। जो मेंडल ने रिसर्च किया था मटर के पौधे पर, उनकी मृत्यु के बाद 3 वैज्ञानिक थे। इन 3 वैज्ञानिकों ने उनके जो किए गए कार्य थे, एक्सपेरिमेंट थे, उसको क्या किए, पुनः रीडिस्कवर्ड किए, पुनः अध्ययन किए, पुनः उसे रीडिस्कवर्ड करने का प्रयास किया। तीनों जो साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट थे। पहले थे कार्ल कॉरेंस। जो कार्ल कॉरेंस थे फ्रेंड्स, वह जर्मनी के थे और वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मेज पर, मक्का पर, एक्सपेरिमेंट ऑन मेज। ये अपना एक्सपेरिमेंट मक्का पर कर रहे थे, कार्ल कॉरेंस जो जर्मनी के थे। दूसरे जो साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी ब्राइस। ह्यूगो डी ब्राइस जो थे दोस्तों, वो हॉलैंड के थे और ये जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वह इवनिंग प्राइम रोज पर कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट ऑन इवनिंग प्राइम रोज। और तीसरे हमारे जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे दोस्तों, उनका नाम था एरिस वान शमाक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एरिस वान शमाक। ये ऑस्ट्रिया के ही रहने वाले थे और ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे विभिन्न फ्लावरिंग प्लांट पर। तो इसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, हमने जाना क्या कि 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिकों ने इनके किए गए कार्यों को पुनः रीडिस्कवर्ड किया, पुनः अध्ययन किया। दोस्तों, कौन कौन थे? पहले वैज्ञानिक थे कार्ल कॉरेंस जो जर्मनी के रहने वाले थे और वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मक्का पर, मेज पर, एक्सपेरिमेंट ऑन मेज। और दूसरे जो वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी ब्राइस जो हॉलैंड के रहने वाले थे और ये कर रहे थे अपना एक्सपेरिमेंट इवनिंग प्राइम रोज पर। तो इनका एक्सपेरिमेंट का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन इवनिंग प्राइम रोज। जो थर्ड हमारे वैज्ञानिक थे दोस्तों, उनका नाम था एरिस वान शमाक। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों शमाक, एरिस
वान शमाक, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे दोस्तों। AUSTRIA, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, जहाँ के हमारे मेंडल जी भी थे। ऑस्ट्रिया में ही मेंडल जी का जन्म हुआ था दोस्तों। तो ऑस्ट्रिया के ही रहने वाले हमारे मेंडल थे, और ये एरिस वान शमाक जो थे ये भी ऑस्ट्रिया के ही रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के। तो ये जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो विभिन्न डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट, एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट, अर्थात ये अपना प्रयोग विभिन्न प्रकार के पुष्पीय पौधों पर अपना ये क्या कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। तो दोस्तों फिर इसके बाद हम जानेंगे इन्होंने मेंडल के परिणामों, इन्होंने मतलब दोस्तों इस 3 वैज्ञानिकों ने, अर्थात कौन कौन, कार्ल लॉरेंस, ह्यूगो डी व्राइज और एरिस वान शमाक, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के परिणाम जो रिजल्ट थे, इस रिजल्ट को 1901 में फ्लोरा मैगजीन नामक मैगजीन में पुनः प्रकाशित करवाया, रीपब्लिश करवाया फ्रेंड्स। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने जो मेंडल के परिणाम थे, रिजल्ट आए हुए थे, जो मेंडल अपना रिजल्ट दे कर गए थे, डेथ हो गया था उनका, उसी परिणामों को 1901 ईस्वी में फ्लोरा मैगजीन में पुनः प्रकाशित करवाया, रीपब्लिश करवाया फ्रेंड्स। अगर हम बात करें तो जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे या कार्य थे, वह 34 सालों तक मेंडल के कार्य क्या रहे, छिपे रहे दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो 1857 या 56 में स्टार्ट किए और 1863 तक वो तो काम अपना करते रहे। तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, शुरुआत की मेंडल ने, वो 1856 से या 57 से स्टार्ट किया और 1863 तक काम किया। और 1900 दोस्तों 1900 में क्या हुआ, 1884 में उनका क्या हो गया, डेथ हो गया। और 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनके किए गए कार्यों को पुनः रिडिस्कवर किया। उसके बाद 1901 में दोस्तों क्या हुआ, उनको क्या किया गया, फ्लोरा मैगजीन में पुनः प्रकाशित करवाया गया दोस्तों। तो यदि आप 1856 से या 57 से टोटल काउंट करेंगे 1900 ईस्वी तक, तो टोटल 34 साल आएंगे फ्रेंड्स। 34 साल तक मेंडल के कार्य क्या रहे, छिपे रहे थे दोस्तों, वो प्रकाशित नहीं हुए। तो 1901 में इन्हीं तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के जितने भी परिणाम थे उनको फ्लोरा मैगजीन में क्या किया, प्रकाशित करवाया। आगे हम बात करें तो मेंडल के जो कार्य थे, या हम कह सकते हैं जो एक्सपेरिमेंट थे, जो रिजल्ट थे, जो उन्होंने नियम बनाया था, उसे पुनः जो प्रकाशन कराने का श्रेय जाता था, वो किसे जाता है दोस्तों, इन्हीं तीनों वैज्ञानिकों को जाता है। अर्थात कौन कौन, कार्ल लॉरेंस, ह्यूगो डी व्राइज, एरिस वान शमाक, ये 3 वैज्ञानिकों को ही मेंडल के कार्यों को, परिणामों को, रिजल्टों को, एक्सपेरिमेंट को पुनः प्रकाशन कराने का जो श्रेय है, आभार जाता है दोस्तों, आभार व्यक्त करना चाहिए, इन्हीं 3 वैज्ञानिकों को जाता है दोस्तों। जो आभार है या श्रेय है वह इन्हीं 3 वैज्ञानिकों को जाता है दोस्तों। इन 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियम या मेंडल के कार्यों को प्रतिपादित किया, जिसे लॉ ऑफ मेंडलिज्म, लॉ ऑफ हेरिडिटी या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियम, मेंडल के कार्यों को प्रतिपादित किया और मेंडल का क्या दिया, नियम दिया दोस्तों, जिसे हम मेंडल के नियम से आज जानते हैं फ्रेंड्स। तो जिसे अगर हम इन 3 वैज्ञानिकों ने जो मेंडल के नियम दिए, वो था हमारा लॉ ऑफ मेंडलिज्म। इसे हम किन किन नामों से जानते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, लॉ ऑफ मेंडलिज्म, लॉ ऑफ हेरिडिटी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों जो इन 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियम दिए, उसे हम किस किन नामों से जानते हैं, लॉ ऑफ मेंडलिज्म, लॉ ऑफ हेरिडिटी या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो मेंडल के नियम को हम 3 नियम से जानते हैं। किसी भी एग्जाम में यदि आपको पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो आप उसे ज़रूर बताएं। लॉ ऑफ मेंडलिज्म, मेंडल का नियम हिंदी में बोलेंगे, लॉ ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता का नियम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का नियम। इन 3 नामों से मेंडल के नियम को हम जानते हैं दोस्तों। तो मेंडल के नियम, पहला हो गया मेंडल का आनुवंशिकता का नियम या मेंडल के वंशागति का नियम। इसके अंतर्गत 3 नियम बताए गए हैं दोस्तों। पहले का नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंसी या लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये डोमिनेंसी नहीं रहेगा, डोमिनेंस रहेगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस
प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, जिसे हिंदी में पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तीसरा हमारा जो नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मेंडल के 3 नियम बताए गए हैं। मेंडल के 3 नियम थे, जिसमें पहले नियम का नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दूसरे नियम का था। दूसरे नियम को 2 नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। और थर्ड जो हमारा नियम था दोस्तों, उसे हम बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स कहते हैं। तो दोस्तों ये 3 नियम हम डिटेल से क्रमानुसार एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये 3 नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 नियम आप अच्छे से समझ जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपसे कोई भी जो बीमारी होती है या किसी भी बीमारी का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, वह किस तरह से आता है और क्यों आता है और कौन सा लक्षण दिखाई देता है संतति में और कौन सा नहीं दिखाई देता है, आपको अच्छे से ये सारी बातें समझ में आ जाएगी फ्रेंड्स। तो ये मेंडल के 3 नियम जरूर याद रखिएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स। जो दूसरा वाला नियम है दोस्तों, उसे हम 2 नामों से जानते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो क्यों दोस्तों इसे हम प्रभाविता का नियम क्यों कहते हैं, क्यों हम इसे पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, और इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्यों कहते हैं। तो दोस्तों हम जब एक एक करके इस नियम को पढ़ाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इसका नाम प्रभाविता का नियम क्यों पड़ा, इसमें का नाम पृथक्करण का नियम क्यों पड़ा, इसका नाम युग्मकों की शुद्धता का नाम क्यों पड़ा, इसमें स्वतंत्र अपव्यूहन का नाम क्यों पड़ा। दोस्तों इन सभी के नाम के पीछे कुछ रीजन है दोस्तों। जब हम ये नियम डिटेल से आपको पढ़ाएंगे तो उसमें एक एक चीज़ को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू।